कहानी शुरू होती है एक पुराने घर से, जिसमें कुछ लोग एक आदमी और उसकी बीवी को भी रहमी से मार रहे थे, जिन्हें लोन शार्क्स के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक आदमी ने आयरन से उस आदमी की टांग जला दी। वो आदमी जख्मी हालत में भीख मांग रहा था। मुझे 1 और महीने की मोहलत दो, मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन उसके सामने खड़ा था भी रहम लोन शार्क्स का लीडर, जो मुस्कुराते हुए कहता है, उधार चुकाने के लिए अगर तुझे अपने ऑर्गन्स भी बेचने पड़े तो बेच दे, क्योंकि एक मर्द यही करता है। नीचे झुका और उस आदमी का गला दबोच लिया और आयरन से उसका चेहरा जलाने की कोशिश करते हुए बोला, दर्द का एहसास तो तुम लोगों को भी होना चाहिए, ताकि तुम उन लोगों का दर्द समझ सको जिन्हें पैसे वापस नहीं मिलते। लेकिन जैसे ही वो आयरन से जलाने वाला था, उसने औरत को देखा जो डर की वजह से कांप रही थी और चुपके से मोबाइल पर कुछ कर रही थी। लीडर ने जल्दी से फोन छीना और घूरते हुए बोला, क्या कर रही थी? पुलिस को कॉल कर रही थी या किसी को मरवाने के लिए बुला रही थी? फोन की स्क्रीन देखते ही शॉक हो गया। औरत अपने ही बेटे को मैसेज कर रही थी। बेटा पूछ रहा था, मॉम आप कहाँ हैं? मैं आप तक पहुँच नहीं पा रहा। जब वो औरत मैसेज टाइप कर रही थी कि बेटा किसी सूरत घर ना आना, तभी लोन शार्क्स लीडर ने फोन छीन लिया। ये मैसेजेस पढ़कर उसका चेहरा खुशी से बदल गया और वो कहने लगा, अब तो तुम दोनों से पहले तुम्हारे बेटे को ही मारेंगे। वो दोनों रोते हुए गिड़गिड़ाने लगे, हमारे बेटे को छोड़ दो। लेकिन उनकी एक न चली। लीडर अपने आदमियों से बोला, इन दोनों को दीवार से बांधकर इनका मुंह बंद कर दो। आदमियों ने ऐसा ही किया। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसका बेटा आ चुका था, जो कि एक हाई स्कूलर था और इस कहानी का मेन कैरेक्टर भी, जिसका नाम था कुंग सनवू। जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी माँ, जिसका मुंह जबरदस्ती बंद किया गया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सनवू अंदर आ गया था। लोन शार्क्स अटैक के लिए तैयार पोजीशन लेकर खड़े थे। सनवू अंदर आते ही शूज उतारता है और बैग रखकर कहता है, माँ मैं घर आ गया। अंदर एंटर होते ही एक आदमी ने उसके सिर पर रॉड से वार कर दिया। सभी को लगा वो मर गया, लेकिन तभी सबके होश उड़ गए। सनवू ने उसी गून को जिसने वार किया था उसके कंधे से पकड़ा और एक ही पंच में उसका चेहरा बिगाड़ दिया। अब वो दोबारा उठने के काबिल नहीं था। सब हक्का बक्का रह गए। लीडर की ये देखकर हालत खराब हो गई। वो समझ गया कि इसे एक अकेला आदमी नहीं हरा सकता। उसने चिल्लाते हुए सब आदमियों को एक साथ हमला करने का बोला। एक और आदमी ने रॉड से अटैक किया, लेकिन सनवू ने उसे इजीली डॉज कर लिया और उसी वक्त दूसरे आदमी की पसलियों पर इतनी जोरदार पंच किया कि उसकी हड्डियां तक टूट गई। उस आदमी के हाथ से रॉड छूट गया और निकली। बिना रुके सनवू ने उसी जगह दोबारा एक पंच मारा। इस बार उसकी टूटी हुई हड्डियां चकनाचूर हो गई। फिर उसने पहले हमलावर की टांग पकड़ी और जोरदार किक से उसकी टांग दरमियान से तोड़ दी। 3 आदमी अब उठने के काबिल नहीं रहे। फिर एक और आदमी आया, जिसने चेयर से सनवू के सिर पर अटैक किया, जो कि सनवू को लगा उसका खून निकल आया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सनवू ने उस अटैकर को एक पंच इतनी जोर से मारा कि वो पीछे दीवार में जाकर लगा और बेहोश हो गया। लीडर डर गया। उसने सोचा, अगर इसे नहीं तो इसके बाप को ही मारना होगा। लेकिन तभी सनवू ने उसी गरम आयरन से लीडर के मुंह पर अटैक कर दिया। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो दीवार में धंस गया और उसकी गर्दन एक चटकती हुई आवाज के साथ टूट गई। अब एक भी आदमी बचा नहीं था। सनवू की हालत भी कुछ सही नहीं थी। वो अपने मॉम डैड के पास गया और रस्सियां खोली। गुस्से में बोला, अगर गरीब नहीं होते तो आज मुझे लड़ना न पड़ता। ये कहते ही वो वही गिर गया। कुछ घंटों बाद सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल की बड़ी सी बिल्डिंग पर। लोन शार्क्स के लोगों को मल्टीपल एम्बुलेंसेज में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सबकी हालत खराब थी। डॉक्टर्स भी एक्सट्रीम प्रेशर में थे। सभी लोन शार्क्स दर्द में चिल्ला रहे थे। रिसेप्शन पर एक आदमी खड़ा था, सूटेड बूटेड और आंखों पर ग्लासेस थे। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? रिसेप्शनिस्ट ने नरम लहजे में जवाब दिया, एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने एक गैंगस्टर ग्रुप की मार के हालत खराब कर दी। ये जवाब सुनते ही उस आदमी के होश उड़ गए। तभी लोन शार्क्स लीडर को स्ट्रेचर पर लेटाया जा रहा था। उसके गले पर सपोर्ट पैड लगाया गया था और उसकी हालत भी बहुत खराब थी। लीडर ने एक नए आदमी को बुलाकर कहा, उस हरामी को ढूंढ और मार डाल जिसकी वजह से हमारी ये हालत हुई है। उस आदमी ने लीडर को बताया, वो लड़का इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। उस आदमी ने क्रीपी स्माइल देते हुए कहा, ब्लैक बियर को अभी अभी भेजा है, तो समझो वो लड़का अब नहीं बचने वाला। ये बात जैसे ही उस ग्लासेस वाले आदमी ने सुनी, उसे शॉक लगा। उसने जैसे ही ब्लैक बियर का नाम सुना, उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, वो हाई स्कूल लड़का
किस रूम में एडमिट किया गया है? रिसेप्शनिस्ट ने चेक किया और कहा रूम नंबर 202। ये सुनते ही वो बिना रुके इमरजेंसी वार्ड से होते हुए रूम 202 की तरफ भागा और सोच रहा था अगर ये वही ब्लैक बियर है जिसका मैं सोच रहा हूँ तो वो इनका टॉप फाइटर है, तो उसे फाइट में देखना जरूरी है ताकि पता चले वो असल में कितना ताकतवर है। रूम के सामने पहुंचकर वो रुका और ऑब्जर्वेशन विंडो से अंदर देखने लगा। उसे सन वू के लिए बुरा लगा लेकिन अंदर नहीं गया। वो देखना चाहता था कि ब्लैक बियर क्या करता है। उसे इस बात की क्यूरियोसिटी थी। वो ब्लैक बियर की स्ट्रेंथ देखना चाहता था। सन वू ब्लैक बियर के सामने हॉस्पिटल ड्रिप से कनेक्टेड खड़ा था। फिर ब्लैक बियर खुद से फुसफुसाया, मुझे लगा था कोई सीरियस इशू है लेकिन ये तो एक हाई स्कूल का बच्चा निकला। फिर सन वू से कहता है मेरे पास और भी मुर्दे इकट्ठे करने के लिए है, डोंट टेक इट पर्सनली। लेकिन तू डर नहीं रहा मुझसे? तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। तुझे मैं बताता हूँ डर किसे कहते हैं। लेकिन सन वू ने पहले ही मूव प्लान कर रखा था। उसने जैसे ही अटैक लॉन्च किया ब्लैक बियर उससे भी तेज निकला और सन वू के सिर पर ऐसा स्लैप मारा जैसे वो एक मच्छर हो। सन वू जमीन पर गिर गया और खून खांसते हुए शॉक में था और बाहर खड़ा आदमी भी ये देखकर हैरान था। ब्लैक बियर की स्पीड उसके गुमान से भी तेज थी। ब्लैक बियर हंसते हुए बोला बच्चा तो कितना भी तेज बन ले लेकिन जब मुझसे लड़ोगे तो हार तो पक्की है। लेकिन उसी वक्त सन वू ने सबको हैरान कर दिया। वो उठा, मुंह से खून पोंछा और बोला तू बहुत फेंकता है, अकल तो तेरे पास है नहीं। ये बात सुनकर ब्लैक बियर को गुस्सा आ गया और उसने सन वू पर अटैक किया। बाहर खड़ा आदमी भी अब सीरियस हो गया। उसे समझ आ गया कि ब्लैक बियर अब सन वू को मार डालेगा। लेकिन उसी वक्त सन वू ने न सिर्फ अटैक को डॉज किया बल्कि एक स्पिनिंग किक ब्लैक बियर के मुंह पर दे मारी। बाहर खड़ा आदमी एकदम शॉक रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई ब्लैक बियर को इस तरह गिरा सकता है। लेकिन ब्लैक बियर भी ऐसे गिरने वाला नहीं था। उसने अपने हाथ से खुद को गिरने से बचा लिया। अब ग्लासेस वाला थोड़ा रिलैक्स था। ब्लैक बियर को पूरी कंट्री का मसल किंग कहा जाता है। वो इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं था। ब्लैक बियर सन वू को तंज करते हुए बोला तुझे क्या लगा मैं एक हाई स्कूलर की किक से गिर जाऊंगा? लेकिन अभी उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि बूम, सन वू ने एक पंच उसके फेस पर दे मारा। ब्लैक बियर का फेस जमीन पर जा टकराया और वो गिर गया। अब तो बाहर खड़े आदमी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन सन वू यही नहीं रुका। उसने लगातार ब्लैक बियर के फेस पर पंचेस की बारिश कर दी। ऐसा लगा जैसे वो आज इसे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन उसी वक्त ब्लैक बियर ने किसी तरह सन वू को कमर से पकड़ा और जोर से दबोचने लगा। सन वू बेबस हो गया। ब्लैक बियर बोला मुझे शर्म आ रही है कि मुझे ये मूव एक बच्चे पर इस्तेमाल करना पड़ रहा है लेकिन अब मजा आएगा। बाहर खड़ा आदमी उस मूव को पहचान गया, द बोन क्रशर। उसे लगा कि अब सन वू को ब्लैक बियर से बचाना पड़ेगा। लेकिन तभी वो ये देखकर हैरान हो गया कि सन वू ने अभी भी हार नहीं मानी थी। ब्लैक बियर को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो मूव जिसके सामने कोई भी फाइटर नहीं बच सका, इस बच्चे की हड्डियां तोड़ने में नाकाम है। उसने सोचा कहीं इस बच्चे ने बोन्स में मेटल तो इम्प्लांट नहीं करवा रखा। सन वू ने पूरी ताकत से उसकी ग्रिप ढीली की और बूम, ब्लैक बियर के फेस पर एक जोरदार हेडबट मारा। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि ब्लैक बियर की ग्रिप ढीली हो गई, चेहरा जख्मी हो गया। लेकिन सन वू यही नहीं रुका। उसने लगातार हेडबट्स मारने शुरू कर दिए। ब्लैक बियर का स्कल चकनाचूर हो गया, दांत टूट गए और चेहरा पिचक गया। ग्लासेस वाला चीखता हुआ कह रहा था फ्रीज, वो पहले ही बेहोश है, अगर अभी नहीं रुके तो ये मर जाएगा। उसने उसी वक्त फोन निकाला और किसी को मिलाते हुए कहने लगा रूम 202 बिल्डिंग बी में कार एक्सीडेंट की वजह से हेड इंजरी हुई है, जल्दी पहुंचो। सन वू जो अब थक चुका था ग्लासेस वाले से बोला तुम लोग आखिर हो कौन? ग्लासेस वाला एक रेड कार्ड सन वू की तरफ बढ़ाता है और कहता है इस कार्ड का कॉन्टैक्ट नंबर तुम्हें वो सब दे सकता है जो तुम चाहते हो। सन वू बोला तुम उसकी टीम में हो? ग्लासेस वाला मजाकिया अंदाज में बोला मैं तो तुम्हारी टीम में आने का सोच रहा था। तभी कुछ लोग रूम में एंटर हुए, मास्क पहने हुए। उनका काम था सीन को क्लीन करना और ब्लैक बियर को उठाना। एक मास्क आदमी ग्लासेस वाले के पास आया और कहा स्टेटस कंफर्म हो गया है, क्या रैप अप कर दे? ग्लासेस वाला बोला इंश्योर करो कि ब्लैक बियर कुछ देर तक होश में न आए। मास्क आदमी ने जवाब दिया यस सर और क्लीन अप शुरू हो गया। सन वू पीछे बैठा अभी भी कंफ्यूज था, आखिर ये लोग कौन है? फिर वो ग्लासेस वाला आदमी उसे वही रेड कार्ड देता है और कहता है ये कार्ड तेरी दुनिया बदल सकता है। सन वू ने कार्ड तो ले लिया लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये किस बारे में है। चाशमे वाले आदमी ने कहा तुझे बस उसी के लिए फाइट करनी है जिसके लिए तू काम करेगा। सन वू ने गुस्से से कार्ड को मुट्ठी में दबाया और कहा दफा हो जाओ, और कार्ड को डस्टबिन में फेंकते हुए कहा तू पता नहीं क्या स्कैम चला रहा है, मुझे पैसों के लिए फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, और रूम से बाहर चला गया। ग्लासेस वाले ने सोचा सोच कभी भी बदल सकती है और वही बैठा रहा।
थोड़ी देर बाद मेंस वॉशरूम में सन वू अपना चेहरा धो रहा था और बोल रहा था, मेरी लाइफ जैसी भी हो, लेकिन कम से कम मुझे अपनी माँ की विश तो पूरी करनी थी कि मैं किसी फाइट में इन्वॉल्व न हूँ। तभी उसके फादर अंदर आए और कहने लगे, बेटा यहाँ क्या कर रहा है और इस हालत में कहा जा रहा है। सन वू गुस्से में आ गया और कहने लगा, एक बॉक्सिंग चैंपियन होते हुए भी तूने कुछ क्यों नहीं किया? कर्जों तले दब गया। इस हालत का जिम्मेदार तू ही है, जबकि ऑफर्स भी थे तेरे पास। फिर भी तूने सिर्फ अपने चैंपियन के प्राइड को बचाने के लिए अपनी बीमार और कमजोर माँ का भी ख्याल नहीं किया। मुझे नहीं पता कि तुझे नेशनल टीम से क्यों निकाला। उसका बाप चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से बाहर चला गया। जाते हुए बस यही कहा, कहीं मत जाना, हॉस्पिटल में ही रह। उसके बाप के जाते ही सन वू को चक्कर आया और वो दीवार के साथ वही जमीन पर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया, ये कमजोरी और सिर का दर्द क्यों हो रहा है। उसने सोचा शायद ये नींद की कमी की वजह से है, लेकिन उसने इस बात पर यकीन नहीं किया। वो खुद से बोला, मेरा सिर हमेशा तभी दर्द करता है जब मैं उसे देखता हूँ, क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूँ। वो ये सोच ही रहा था कि उसकी आँख एक हॉस्पिटल रूम के बेड पर खुली। उसे कुछ याद नहीं था कि उसे किसने यहाँ तक पहुँचाया और वो कितनी देर से सो रहा था। उसने ये चेक करने के लिए फोन निकाला, लेकिन अपने बाप का मैसेज पढ़कर हैरान हो गया। टेक्स्ट में लिखा था, अब वक्त आ गया है तुम्हें सब कुछ बताने का, मुझे आज रात में। सन वू ने सोचा, अब इसने क्या छुपा रखा है। फिर उसने बाप को कॉल किया ताकि माँ का हाल पूछ सके और फोन अटेंड करते ही पूछा, माँ कैसी है। लेकिन जवाब में उसके बाप ने कहा, घर मत आना, वहाँ कुछ बहुत डेंजरस गैंगस्टर्स छुपे हुए हैं। उसने बताया कि उसे एक नए नाम से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, अब तुम सेफ हो। सन वू ने पैनिक में कहा, माँ कहाँ है। उसके बाप ने बताया कि वो पुलिस स्टेशन के पास एक मोटल में छुपी हुई है, अभी वो सेफ है, तुम फिलहाल कहीं मत जाना, हॉस्पिटल में ही रहना, मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकता। फोन कट हो गया। एक पल के लिए सन वू फ्रीज हो गया और फिर खुद को ब्लेम करने लगा। अगर वो उन गैंगस्टर से पंगा न लेता तो सब कुछ इतना खराब न होता। उसने सोचा कि अब सबसे पहले वो अपनी माँ को ढूंढेगा, लेकिन जैसे ही वो निकलने वाला था फिर फोन आया जो कि उसके डैड का ही था। लेकिन जैसे ही सन वू ने फोन अटेंड किया, आवाज किसी और की थी। वो आदमी घबराते हुए बोला, क्या तुम कान सन हो? सन वू बोला, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? वो आदमी बोला, बहुत बुरा हुआ है, तुम्हारे डैड गिर गए हैं, हालत बहुत खराब है, वो अनकॉन्शियस है, वर्क एक्सीडेंट में उनकी रिब्स और मल्टीपल बोन्स टूट चुकी है। कुछ घंटे बाद सन वू अपने बाप के सामने खड़ा था, इंटेंसिव केयर यूनिट में। वो बुरी तरह इंजर्ड था। फिर डॉक्टर ने कहा, सर्जरी बहुत मुश्किल है और सर्जरी का खर्चा ही 100 मिलियन वन है और फिर रिहैबिलिटेशन और लंबी ट्रीटमेंट भी है। ये सब सुनकर सन वू को गहरा सदमा लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से लाए इतने पैसे और कहां से शुरू करें। उसे अचानक याद आया वो रेड बिजनेस कार्ड जो उसने डस्टबिन में फेंका था और वो फौरन रूम 202 की तरफ भागा। कुछ मिनट बाद वो रूम 202 पहुंच गया और वहां जाकर डस्टबिन चेक करने लगा, लेकिन वो साफ कर दिया गया था। सन वू वही डस्टबिन के सामने बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। वो बड़बड़ाने लगा, सब मेरी गलती है, अपने पिता से माफी मांगनी चाहिए थी, काश मैं मर ही गया होता। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, क्या तुम कार्ड ढूंढ रहे हो? वो वही चश्मे वाला आदमी था। उसने पूछा, क्या तुम्हारा माइंड चेंज हो गया है? सन वू ने फौरन पूछा, कितना दे सकते हो तुम? वो आदमी अपना चश्मा सेट करते हुए बोला, कम से कम 10 अरब वन। अगर तुम जीत गए और अगर ना भी जीते लेकिन पॉपुलर हो गए तो भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। उसने फिर पूछा, क्या तुम हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो? अगला सीन शिफ्ट होता है एक ऑफिस में, जहाँ चश्मे वाले आदमी को किम के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो सन वू को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है, आराम से पढ़ो, जब रेडी हो जाओ तो साइन कर देना। सन वू ने पेपर उठाए, उस पर लिखा था फाइटिंग वर्ड। उसे क्यूरियोसिटी हुई, ये क्या है? किम ने बताया, ये एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट है जिसमें फाइटर्स डेंजरस ड्रग्स डोज का यूज करते हैं जिनसे उन्हें मॉन्स्ट्रस पावर्स मिलती है। सन वू शॉक था और कहा, क्या तुम लोग डोपिंग करवाते हो? मैं ऐसा काम नहीं करने वाला। फिर भी किम उसे डोपिंग ड्रग्स दिखाता है। वो बोला, ये सिर्फ सिंपल ड्रग्स नहीं, ये ऐसी ड्रग्स है कि अगर कोई बूढ़ा आदमी भी इन्हें यूज करे तो मॉन्स्टर बन जाता है। ऑफ कोर्स ये ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं। सन वू ने पूछा, तुम कौन हो? किम चश्मा ठीक करते हुए कहता है, मैं एक बहुत खास आदमी का स्काउट हूँ जो फाइटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है। फिर उसने कहा, डोपिंग की बात ज्यादा जरूरी है, अब तक कोई भी बिना डोपिंग के टूर्नामेंट नहीं जीत पाया। सन वू फिर भी ड्रग्स न लेने की बात पर अड़ा रहा। किम ने कहा, ठीक है, अब मैं डोपिंग की बात नहीं करूंगा, अरीना में तुम्हें वैसे ही सब पता चल जाएगा। फिर किम ने टूर्नामेंट का सिस्टम समझाते हुए कहा, अगर टूर्नामेंट में तुम टॉप
आप 20 तक पहुंच गए तो अपना स्पॉन्सर खुद चुन सकते हो। सन वू ने बोला, ठीक है, सारी बकवास समझ आ गई, अब बस पैसे दे दो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किम ने शांत रहते हुए कहा, तुम्हारी रिक्वेस्ट में एरर है, पैसा तो टूर्नामेंट के बाद ही मिलेगा। सन वू गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अगर पैसों की गारंटी नहीं तो क्यों करूं मैं ये काम? किम बोला, रिलैक्स, तुम्हें पैसे अपने बाप की सर्जरी के लिए चाहिए ना, और उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। सन वू हैरान रह गया और बोला, तुम्हें ये सब कैसे पता? किम ने कोई जवाब नहीं दिया और बस कहा, तुम बस फाइट करो हमारे बॉस के लिए, सर्जरी, डेट और सेफ्टी हम सब देख लेंगे। सन वू ये सुनकर थोड़ा इमोशनल हो गया और पूछा, पर मैं तुम्हारे भरोसे कैसे रह सकता हूँ? तभी उसका फोन बजा, उसकी माँ की कॉल थी। उसने फौरन फोन उठाया और बोला, माँ सब ठीक है ना? माँ बोली, सुना है तूने हॉस्पिटल बिल्स भर दिए और बॉडीगार्ड्स भी भेजे हैं। सन वू खुद चौंक गया, मैंने कब किया ये सब? किम ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए सेफ हाउस ऑलरेडी रेडी है, अब तुम आराम से रहो। फिर बोला, ऑनेस्टली हमारे पास तुम्हारे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। सन वू ने माँ को कंफर्म करते हुए कहा, हाँ माँ, वो लोग मेरे ही भेजे हुए हैं, मैं जल्द ही आऊंगा, और कॉल कट कर दिया। अब वो किम की तरफ गंभीर लहजे में देखने लगा। प्राइस इतना बड़ा क्यों है? 10 अरब वॉन। किम ने जवाब दिया, एक विनर ने तो 15 अरब भी लिए हैं, 10 अरब तो बेस प्राइस है, जितनी ज्यादा बैटिंग होगी प्राइस उतना बढ़ेगा। सन वू चौंक कर बोला, ये ना काबिले यकीन है। किम बोला, पॉसिबल है बट डाउन साइड भी है, इसमें 90% लोग मर जाते हैं या अपाहिज हो जाते हैं, सिर्फ 10% लोग सही सलामत वापस आते हैं। सन वू कहता है, इतने लोग मरते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता? किम बोला, यही वजह है कि ये सब सीक्रेट है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही हम तुम्हारा डेथ एलिवे बनाते हैं। सन वू स्टन्ड। डेथ एलिवे? किम ने बताया, हॉस्पिटल सबसे बेस्ट जगह है फेक डेथ प्लान करने के लिए, चाहे डिसअपियरेंस हो, इलनेस, फॉल या ड्रग्स, सब कुछ हम फेक कर सकते हैं। सन वू फिर बोला, अगर मैं ये सब रिपोर्ट कर दूं तो? किम ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें एक पागल ड्रग एडिक्ट दिखाना मुश्किल है? और वैसे भी कौन मानेगा एक ऐसे पागल की बात जो ऐसे फाइटिंग टूर्नामेंट की रिपोर्ट कर रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करता? और वो मुस्कुराते हुए बोला, वैसे भी तुम्हारे रिपोर्ट करने से पहले ही तुम ऑफिशियली डेड डिक्लेयर हो चुके होगे, यही तो इस हॉस्पिटल की खूबसूरती है। फिर उसने काम लहजे में कहा, सन वू, ये सब तुम्हारी मर्जी है, पार्टिसिपेट करना है या नहीं तुम डिसाइड करो। तो क्या तुम साइन करना चाहोगे या कुछ टाइम सोचने के लिए लोगे? ज्यादातर लोग टाइम लेते हैं, लेकिन सन वू की आंखों में कोई हेजिटेशन नहीं थी। उसने फौरन साइन कर दिया और कहा, मुझे टाइम नहीं चाहिए, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, बस तुम अपना वादा निभाना। किम के चेहरे पर एक अजीब सी क्रीपी स्माइल आ गई और तभी सन वू को गर्दन पर चुभन महसूस हुई। पीछे से एक नर्स आई थी और उसने उसे इंजेक्ट कर दिया था। सन वू चौंक गया और उसने बचने की कोशिश की। ये सब तुम क्या कर रहे हो? किम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रिलैक्स सन वू, ये बस एनेस्थीसिया है तुम्हें अरीना ले जाने के लिए, और याद रखना तुम्हारे पेरेंट्स की सेफ्टी तब तक है, जब तक तुम टूर्नामेंट में हो तो तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। और सन वू बेहोश हो गया। कुछ मिनट के बाद सन वू को होश आया, उसका माइंड ब्लैंक था, उसे लगा मैं मर चुका हूँ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना ये जगह, ना ये लोग, ना ये बिस्तर जिस पर उसे कहीं ले जाया जा रहा था। उसने पूछा, मैं कहाँ हूँ? वो शख्स जो उसे स्ट्रेचर पर ले जा रहा था बोला, चुप करो, आगे खुद ही पता चल जाएगा। सन वू के जिस्म में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। आखिर कैसे मॉन्स्टर्स और बीस्ट से सामना होने वाला था सन वू का? आपको क्या लगता है, क्या वो जिंदा बच पाएगा या ये उसकी आखिरी जंग होगी? अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको स्टोरी ने अपनी सीट से हिलने नहीं दिया तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। कहानी अभी बाकी है।